हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में पढ़ लिया था। दो टाइप के आपके ऑक्सो एसिड्स होते हैं, HNO2 एंड HNO3। ठीक है, उसमें जो आपका मेन आपका ऑक्सो एसिड्स है वो होता है आपका HNO3। ठीक है ना। सबसे पहले हमने उसकी रिएक्शंस देख ली थी, ठीक है, कि वो किस चीज़ से मिलके बनता है। HNO3 कैसे बनता है आपका ओस्टवोल्ड प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अमोनिया का कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलती है, एनओ का फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो NO2। ठीक है, उसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपको HNO3 मिलती है। 3 स्टेप में प्रोसेस होती है। ठीक है, ये हमने देख लिया था। ठीक है, उसके अलावा हमने इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी देखी थी। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी मेटल के साथ में। आई होप आप लोगों को याद होगी क्या रिएक्शन थी। मेटल के साथ रिएक्शन करने पर ये 3 कंडीशन में आपके रिएक्शन शो करती है। अगर आपकी कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन हो, HNO3 हो, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 हो। ठीक है, एक तो आपको मेटल नाइट्रेट मिलता है, एक आपको NO2 मिलता है +4 वाला। ठीक है, अगर डाइल्यूट कंडीशन हो तो क्या मिलता है, मेटल नाइट्रेट प्लस N2O +1 वाला। ठीक है, इसके अलावा वेरी डाइल्यूट हो तो वेरी डाइल्यूट, इस कंडीशन में आपको क्या मिलता है, एक तो मेटल नाइट्रेट, साथ में क्या मिलता है NH4NO3। ठीक है ना, +1 वाला, +5 वाला। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा कुछ मेटल्स थी M स्टार करके हमने देखा था, जिनको अगर कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन में किया जाए HNO3 में तो आपको मेटल नाइट्रेट तो मिलता ही है, साथ में क्या मिलता है आपका NO2 मिलता है +4 वाला। बिल्कुल सही है। लेकिन अगर डाइल्यूट कंडीशन ले ली जाए तो क्या मिलेगा आपको, मेटल नाइट्रेट प्लस साथ में क्या मिलेगा, NO +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। ये इंपॉर्टेंट थी। और ये मेटल्स कौन कौन सी थी आपकी, ये थी आपकी लेड, कॉपर, Ag एंड Hg। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थी, रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा फेकोनी करारे आलू, आपको पता होगा, ये 5 मेटल्स थी जिनके साथ 80% HNO3 अगर आपकी रिएक्शन करता है तो वो जो ये जो मेटल्स हैं आपकी पैसिव हो जाती है, मतलब रिएक्शन शो नहीं करती है। ठीक है ना, क्योंकि इनके ऊपर क्या एक ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बिछ जाती है। ठीक है, इस वजह से ये आपकी मेटल्स HNO3 के साथ रिएक्शन शो नहीं कर पाती। ठीक है, इसके बाद हमने रॉयल वाटर भी देख लिया था, रॉयल सॉल्यूशन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है ना, रॉयल वाटर भी बोला जाता है उसको। 3:1 का रेशियो रहता है HCl एंड HNO3 का। ठीक है, इसके अलावा HNO3 की रिएक्शंस हमने देख ली थी नॉन मेटल्स के साथ। कार्बन को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, CO2 में, सल्फर को H2SO4 में, I2 को HiO3 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, फॉस्फोरस को H3PO4 में आपको ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी जो हमने देखी थी लास्ट क्लास में। और इसके अलावा हमने एक ब्राउन रिंग टेस्ट भी देखा था। ठीक है ना, किस वजह से होता है, NO3 माइनस आयन के इसको चेक करने के लिए हम ब्राउन रिंग टेस्ट को काम में लेते हैं। और FeH2O5 ये जो आपका कॉम्प्लेक्स बनता है, ये आपका फर्दर ये आपका कंप्लीट कॉम्प्लेक्स रहता है। ठीक है ना, तो अगर SO4 ना नहीं लिखते हो आप तो आप इसे इस फॉर्म में आयन की फॉर्म में भी लिख सकते हो, +2। ठीक है ना, दोनों आपके सेम ही है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, Fe की +1 ऑक्सीडेशन। ठीक है, और NO भी इस यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, तो आज वहीं से हम आगे स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ते हैं आपके एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस के कंपाउंड्स पढ़ते हैं और उसमें सबसे पहले पढ़ते हैं एलोट्रोप्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब अगर हम बात करें एलोट्रोप्स की तो फास्फोरस के मेनली आपके 3 टाइप के एलोट्रोप्स होते हैं, वाइट, रेड और एंड ब्लैक। ठीक है, आप हेडिंग डाल के लिखिए एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस, एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस। ओके, 3 टाइप के होते हैं आपके। फर्स्ट वन होता है आपका वाइट फास्फोरस। ठीक है, सेकंड क्या होता है आपका, रेड फास्फोरस। और थर्ड वन क्या होता है आपका, ब्लैक फास्फोरस।
ओके, हम तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, अगर वाइट फास्फोरस की बात करें तो वाइट फास्फोरस में क्या होता है आपका, P4 की यूनिट होती है आपकी अलग अलग, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं इट कंटेन्स discrete units of P4 tetrahedral यूनिट्स होती है इसकी, ठीक है ना। डिस्क्रीट यूनिट्स होती है आपके P4 फॉस्फोरस की, टेट्राहेड्रल यूनिट्स होती है इनका। अगर हम शेप देखें तो शेप आई थिंक आप लोगों को याद होगा, इस टाइप का आपका शेप रहता है। ये आपका फॉस्फोरस रहता है और हर एक के पास आपका एक एक लोन पेयर रहता है, ठीक है ना। ये सिंगल यूनिट होती है आपके वाइट फास्फोरस की, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल होता है, एंगल ये वाला जो एंगल है या फिर ये वाला, ये सब एंगल सेम ही होते हैं। और ये होता है आपका 60 डिग्री। कितना होता है? 60 डिग्री। अब देखिए 1 2 3 60 डिग्री एंगल होता है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एंगल आपका 60 डिग्री होता है। इसका मतलब आपका क्या, बहुत कम एंगल होती है, एकदम सिकड़ी हुई रहती है। मतलब यहाँ पे एंगल स्ट्रेन जो होता है ना बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। जैसे आप, हाँ, एंगल स्ट्रेन आपका बहुत ज़्यादा रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू स्मॉल एंगल देयर इज वेरी हाई एंगल स्ट्रेन, एकदम सिकड़ी हुई रहेगी, ठीक है ना। इसलिए आपका एंगल स्ट्रेन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए ये जो आपका फॉस्फोरस होता है ये हाईली रिएक्टिव होता है, इसी वजह से, ठीक है ना। दैट इज वाई P4 और वी कैन से वाइट फास्फोरस इज वेरी हाई और हाईली रिएक्टिव। क्या लिख सकते हैं हम, हाईली रिएक्टिव, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज होती है आपको, जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रेड फास्फोरस की, ठीक है ना। एक ही हम स्लाइड में आपके जितने भी हैं उनको एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। रेड फास्फोरस को बनाया कैसे जाता है, रेड फास्फोरस को व्हाइट फास्फोरस से ही बनाया जाता है, ठीक है ना। अगर आप व्हाइट फास्फोरस को हीट करते हो आपका अराउंड 573 केल्विन पे, ठीक है, इनर्ट एटमॉस्फेयर में, तो आपके जो फास्फोरस बनता है ये आपके रेड फास्फोरस फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो वाइट से हम रेड को भी बना सकते हो। इसमें क्या होती है, जो यूनिट्स होती है वो कंटिन्यू रहती है, इंटरकनेक्ट रहती है एक दूसरे से। ये सिंगल यूनिट है, इसकी जैसी एक और यूनिट रहेगी, फिर तीसरी यूनिट रहेगी, और वो आपस में इंटरकनेक्ट रहेगी, चेन फॉर्म में रहेगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इन दिस रेड फास्फोरस the P4 units are interconnected to each other, ठीक है ना। वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहेगी। कैसे, देखिए ये फास्फोरस है, एक बॉन्ड रहेगा, ये जो बीच वाला बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और यहीं से आपकी वैलेंसी निकलती है दोनों तरफ, ठीक है। फिर फॉस्फोरस, फिर पी, फिर पी, फिर पी, फिर पी, ये बॉन्ड रहेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, और फिर ये कंटिन्यू आपके चलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये होता है आपका रेड फास्फोरस की यूनिट, ठीक है। अब तीसरा जो थर्ड आपका है ब्लैक फास्फोरस, अगर हम उसके बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो ब्लैक फास्फोरस होता है उसको भी आप वाइट फास्फोरस से ही बना सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आपका टेम्परेचर 803 केल्विन होना चाहिए, ठीक है ना। जो आपका वाइट फास्फोरस है इसे आप हीट कीजिए 803 केल्विन पे आपका सील्ड ट्यूब में,
जब इसे हम हीट करते हैं तो आपके फास्फोरस जो बनेगा वो बनेगा आपका ब्लैक फास्फोरस, ठीक है। ये जो ब्लैक फास्फोरस होता है ये हाईली स्टेबल होता है, ठीक है ना, ठीक है। और इसके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो भी हाईली मतलब ज़्यादा ही रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल ही आपका ब्लैक रहता है, उसके बाद रेड फास्फोरस, और सबसे कम स्टेबल आपके वाइट फास्फोरस रहता है, ठीक है। यहाँ हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, इट इज हाईली स्टेबल एंड हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है, और वैसे भी ये जो ब्लैक फास्फोरस होता है ये दो टाइप में होता है आपके, अल्फा ब्लैक और बीटा ब्लैक, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं ब्लैक फास्फोरस इज ऑफ टू टाइप्स, ब्लैक फास्फोरस इज इन टू फॉर्म्स। फर्स्ट आपमान आपका क्या रहेगा, अल्फा ब्लैक, क्या रहेगा, अल्फा ब्लैक, ठीक है। अल्फा ब्लैक को कैसे बनाएंगे, जो वाइट फास्फोरस होता है उसी को आप हीट कीजिए 473 केल्विन पे, जो वाइट फास्फोरस है इसे आप हीट कीजिए 473 केल्विन पे, ठीक है, हाई प्रेशर कंडीशन पे, हाई प्रेशर कंडीशन पे। तो आपको जो फास्फोरस मिलेगा वो मिलेगा आपको अल्फा ब्लैक, कौन सा मिलेगा, अल्फा ब्लैक फास्फोरस, ठीक है ना। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। इसका स्ट्रक्चर आपको याद नहीं रखना है पर एक बार आप देख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो होता ही है। लेयर स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है ना। जैसे मैं आपके सामने बना देता हूँ, ये आपका फास्फोरस, ठीक है, फिर फास्फोरस, तो इस टाइप की ये 6 फास्फोरस की एक यूनिट रहती है, और ये यूनिट आपस में कनेक्ट रहती है और एक के बाद एक आगे बढ़ती रहती है। जैसे यहाँ बढ़ती जाएगी, ठीक है, फिर ये थर्ड यूनिट से कनेक्ट होगी, ठीक है ना। इस टाइप में ये कनेक्ट होती रहती है इस फास्फोरस से, ठीक है। फिर ये आगे फिर किसी और फास्फोरस से कनेक्ट होगी, ये आगे फिर और फास्फोरस यहाँ पे कनेक्ट होता रहेगा, ठीक है। ये एक बार फास्फोरस, तो इस टाइप से ये क्या है, कंटिन्यू एक के बाद एक चलती रहती है, ठीक है ना, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। इसमें देखिए आप, इसमें तो 4 ही आपके फॉस्फोरस एटम है, इसमें आपके 6 फॉस्फोरस के एटम काम में आ रहे हैं, ठीक है ना, चेन फॉर्म बना रहे हैं एक स्टेबल फॉर्म में कंटिन्यू, ठीक है ना। इसलिए ये आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है आपका अल्फा ब्लैक, ठीक है ना। इसमें एक बीटा ब्लैक भी होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसकी हम बात करते हैं, अगर हम इसमें बात करें तो वाइट फास्फोरस में हम क्या कह सकते हैं, आप इसी तरह से एक पेज में ही बनाना इनको, है ना, या फिर 2 पेज को क्लब कर लेना और 3 पोर्शन कर लेना उसके, ठीक है ना, क्योंकि इसके नीचे ही आपको बीटा ब्लैक फास्फोरस भी बनाना है, ठीक है ना। वाइट फास्फोरस के लिए अगर हम बात करें तो ये एक तो इनसोल्यूबल होता है वाटर में, वाइट फास्फोरस इज इनसोल्यूबल इन वाटर। इसको क्या है, हम वाटर के अंदर ही रखते हैं, ठीक है ना, वाटर में इनसोल्यूबल होता है, क्योंकि जैसे इसको वाटर से बाहर निकाला जाता है ये जो आपके एटमॉस्फेयर में O2 प्रेजेंट होती है उससे रिएक्शन कर लेता है, ठीक है ना, और वाइट फ्यूम्स, सफ़ेद धुआं जनरेट करता है, ठीक है ना। इसलिए क्योंकि हाईली रिएक्टिव तो होता ही है, इसलिए हम इसे आपके पानी के अंदर ही रखते हैं स्टोर करके, ठीक है ना, क्योंकि ये इनसोल्यूबल भी होता है इन वाटर एंड, और ये जो सोल्यूबल होता है आपका वो होता है आपके ऑर्गेनिक सोलवेंट के अंदर, ठीक है ना। सो वाइट फास्फोरस इज इनसोल्यूबल इन वाटर बट इट इज
सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन से होंगे, लाइक एक हो जाएगा आपका एल्कोहल, ईथर हो जाएगा, या फिर CH2, ठीक है ना। तो इनमें क्या होता है, आपका सोल्यूबल होता है, ठीक है। रेड फास्फोरस की बात करें तो ये आपका ना तो वाटर में और ना ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होता है, ये किसी में सोल्यूबल नहीं होता है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, रेड फास्फोरस इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर एज वेल एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये आपका किसी में भी सोल्यूबल नहीं होता है, ठीक है। व्हाइट फास्फोरस की एक और प्रॉपर्टी जो मैंने आपको अभी बताई कि इसकी जब O2 से रिएक्शन करवाते हैं, O2 से रिएक्शन मतलब जब इसको हम बाहर निकालते हैं पानी से, तो क्या होता है, ये जो आपका व्हाइट फास्फोरस है ये O2 से रिएक्ट करता है और P4O10 इसके वाइट फ्यूम्स जनरेट करता है। वाइट फ्यूम्स मीन्स आपके धुआं निकलेगा सफ़ेद कलर का, ठीक है ना। रिएक्शन को आप बैलेंस भी कर सकते हो, P4O10, ठीक है, ये 5 ऑक्सीजन। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है, ठीक है। इसके अलावा वाइट फास्फोरस आपका एल्कली सॉल्यूशन से भी आपका रिएक्शन शो कर सकता है, जैसे NaOH हमने ले लिया, ठीक है ना। वाइट फास्फोरस की अगर आप रिएक्शन कराओ NaOH के सॉल्यूशन से, ठीक है ना, तो भी आपका रिएक्शन शो करेगा। एक तो आपका PH3 फॉर्म करेगा, साथ में NaH2PO2, NaH3PO2, बिल्कुल करेक्ट, ये आपका फॉर्म करेगा, ठीक है। इसे हम बोलते हैं सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। क्या बोलते हैं हम, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। ये होती है आपकी फोस्फिन गैस, इसे हम बोलते हैं आपके सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, ओके। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, ठीक है ना, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है ये। आगे चल के हम एक कंपाउंड पढ़ेंगे फोस्फिन, इसी के बाद का हमारा टॉपिक रहेगा फोस्फिन PH3। उसके फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो भी यही है, ठीक है ना, कि आप वाइट फास्फोरस का एल्कलीन सॉल्यूशन लीजिए, उससे रिएक्शन करने पे आपको फोस्फिन मिलती है, साथ में सोडियम हाइपोफॉस्फाइट मिलता है, ठीक है ना। यहाँ आप देखोगे तो फॉस्फोरस अपनी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, ठीक है, और यहाँ पे आपका फॉस्फोरस -3 में है और यहाँ पे आपका +1 में है। मतलब फॉस्फोरस 0 से -3 में मतलब रिडक्शन भी हो रहा है, और 0 से +1 में जा रहा है मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आपकी डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन होती है। कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी होता है और उसी का रिडक्शन भी होता है, उसे हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन, ठीक है। तो फास्फोरस यहाँ पे एक डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन शो करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। आप चाहो तो नोट बना के लिख भी सकते हो। इन दिस व्हाइट फास्फोरस disproportionate in presence of alkali, ठीक है ना, बेस की प्रेजेंस में डिसप्रोपोर्शनेट होता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इसे नोट कीजिए, इसे भी नोट कीजिए, इसे भी नोट कीजिए, इसके नीचे जगह रखिए कुछ, ताकि मैं आपको वहाँ पे बीटा ब्लैक का डायग्राम बनवा सकूँ, ठीक है ना। इतनी जगह लगभग चाहिए होगी, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, ओके। तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। यहाँ पे एक करेक्शन कर लेना आप, ठीक है ना। ये जो रिएक्शन होती है वाइट फास्फोरस वाली 803 केल्विन पे सील ट्यूब में, यहाँ पे आपका अल्फा ब्लैक फास्फोरस फॉर्म होता है, ठीक है ना। ये जो है आपका अल्फा ब्लैक फास्फोरस फॉर्म होता है, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन नहीं रहेगी, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, ठीक है। सेम थिंग है P4 + 803 केल्विन सील ट्यूब,
सील ट्यूब, ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ये आपका अल्फा ब्लैक फास्फोरस बनेगा। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं आपके बीटा ब्लैक फास्फोरस के लिए। किसके लिए? बीटा ब्लैक फास्फोरस के लिए। इसको भी मैं मिटा देता हूँ। बीटा ब्लैक फास्फोरस जो होता है ना, उसका जो स्ट्रक्चर होता है आपके बेंजीन जैसा ही होता है, ठीक है ना, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है बेंजीन, या हम कह सकते हैं जो ग्रेफाइट की आपकी स्ट्रक्चर होती है लेयर्ड स्ट्रक्चर, उसके जैसा होता है, ठीक है ना। इसी के नीचे आपको लिखना है सेकंड वाला, दैट इज बीटा ब्लैक फास्फोरस, ठीक है। तो बीटा ब्लैक फास्फोरस को हम कैसे बनाते हैं? वही आपका P4 फास्फोरस लेते हैं वाइट, और यहाँ पे हम 473 केल्विन लेते हैं, ठीक है, हाई प्रेशर, ठीक है। तो आपके जो फास्फोरस बनेगा वो बनेगा आपके बीटा, ठीक है ना, बीटा ब्लैक। ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी, ठीक है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट हैज़ सिमिलर लेयर्ड स्ट्रक्चर लाइक ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर हमने देखी थी, कैसी होती है? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है और लेयर्ड होती है एक के ऊपर एक, ठीक है। वैसे इसकी होती है फास्फोरस हेक्सागोनल शेप में रहती है, ठीक है ना, इस टाइप की रहेगी। ये कंटिन्यू फिर आगे बढ़ती हुई रहेगी, ठीक है। ये आगे आगे कंटिन्यू ग्रोथ करती रहेगी, ठीक है, नीचे भी बनती रहेगी इस टाइप में, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके आगे ग्रोथ करती रहेगी, ठीक है। तो इस टाइप की आपकी स्ट्रक्चर होती है ग्रेफाइट की जैसी आपकी बीटा ब्लैक की, ठीक है ना, जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ जो एंगल होता है ये होता है आपका 99 डिग्री। कितना होता है? 99 डिग्री। ऐसे जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, याद नहीं रखना है, ठीक है ना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 99 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये थे आपके 3 एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है, इसे भी आप नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं फोस्फिन के बारे में, ठीक है, PH3, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। यहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? ब्लैक फास्फोरस की। अगर आपको इसका ऑर्डर लिखना है तो अभी आप लिख सकते हो स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका होगा? आपका ब्लैक, देन रेड, और उसके बाद क्या आएगा आपका? वाइट, ठीक है ना। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं इसके आपका जो प्रोडक्ट है नेक्स्ट फास्फोरस का कंपाउंड है PH3 फॉस्फीन, ठीक है ना। उसके बारे में पढ़ते हैं हम कि वो कैसी गैस होती है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है और हम कैसे उसे फॉर्म करते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो हमारी कंपाउंड है फॉस्फोरस का वो है फॉस्फीन, PH3, ठीक है, इम्पोर्टेंट होती है। सबसे पहले अगर हम इसकी प्रिपरेशन देखें कि हमें इसे किसे प्रिपेयर करते हैं, अगर प्रिपरेशन के मेथड देखा जाए तो हम इसे कैसे बना सकते हैं, ठीक है। आप मेटल फॉस्फाइड ले लीजिए, उसका हाइड्रोलिसिस करवा लीजिए, उससे भी आपका ये फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल फॉस्फाइड्स, आपके फॉस्फाइड्स होते हैं P3- आयन को हम क्या बोलते हैं? फॉस्फाइड आयन, ठीक है। तो उसके हाइड्रोलिसिस से, जैसे आप भी किसी भी मेटल का फॉस्फाइड आपको बनाना है, ठीक है ना, तो जैसे कैल्शियम का बनाना है तो Ca क्या रहेगा आपका 2+,
Ca क्या आपका 2+ है, ठीक है, P 3- है, तो क्रिस क्रॉस रूल से आपके पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा Ca3P2, ठीक है, ये आपका कैल्शियम फॉस्फाइड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कैल्शियम फॉस्फाइड का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, ठीक है, Ca3P2 का। तो क्या होगा, एक तो आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और साथ में आपको मिलेगी PH3 गैस, ठीक है। रिएक्शन को आप बैलेंस भी कर सकते हो, 3Ca 3Ca, 2 फॉस्फोरस 2 फॉस्फोरस, ठीक है, 6 6 12 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 6, ठीक है, ये होगी रिएक्शन बैलेंस। एक तो आपके पास ये मेथड है, ठीक है। दूसरा मेथड जो अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया था, किसके किसके थ्रू, आपके वाइट फास्फोरस की आप रिएक्शन करवा दीजिए NaOH के साथ। तो रिएक्शन ऑफ वाइट फास्फोरस विथ NaOH, ठीक है, इससे भी आपकी क्या बनती है, PH3 फॉस्फीन गैस, ठीक है। देखिए P4 है, NaOH के सॉल्यूशन के साथ आप रिएक्शन करवा दीजिए। एक तो सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनता था, ठीक है, एक आपके बनता था PH3, ठीक है, NaH2PO3, ठीक है, या फिर PO2, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, ठीक है। वही डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है, 0 से -3 में जा रहा है और +1 में जा रहा है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब अगर हम बात करें किसके बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी ये प्रॉपर्टीज शो करता है फास्फीन। एक तो ये एक पॉइजनस गैस होती है, ठीक है ना, और रूटन फिश लाइक इसकी स्मेल होती है, ठीक है ना, हाईली पॉइजनस गैस होती है। PH3 इज ए पॉइजनस गैस and have a smell of rotten fish like, ठीक है, उसकी जैसी इसकी स्मेल होती है, ठीक है। इसके अलावा ये एक नॉन इन्फ्लेमेबल होती है, ठीक है, क्या होती है, नॉन इन्फ्लेमेबल होती है, जलती नहीं है, ठीक है, बट इसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज रहती है जिसकी वजह से ये आपकी इन्फ्लेमेबल हो जाती है। तो वो कौन सी है वो हम देख लेते हैं। तो हम कह सकते हैं प्योर NH3 और प्योर PH3 इज नॉन इन्फ्लेमेबल but due to presence of P2H4 and P4 vapors, it becomes inflammable, ठीक है। पहले नॉन इन्फ्लेमेबल थी, फिर क्या हो जाती है, ये आपके वेपर्स होती है P2H4 एंड P4 की, ठीक है, जिस वजह से क्या होती है, ये इन्फ्लेमेबल हो जाती है। तो हमें क्या करना है, इनको रिमूव करना है, ठीक है। इनको रिमूव हम कैसे कर सकते हैं, ये जो आपकी गैस है जिसमें आपकी इम्प्योरिटीज भी शामिल है उसे हम Ki के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। आप एक एसिड के साथ मिक्स करोगे, ठीक है, या तो वो HI भी हो सकता है, ठीक है ना, तो HI ज़्यादा बेटर रहता है इस केस में, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि टू रिमूव P2H4 and P4 we pass this gas through HI सॉल्यूशन। HI सॉल्यूशन से हम इसको पास करवाएंगे, ठीक है। जब HI सॉल्यूशन से हम इसको पास करवाएंगे तो होगा क्या, देखिए ये आपकी गैस है, ठीक है, जिसमें आपके एक तो P4 है, एक P2H4 है और PH3 है, ठीक है। इसको हमने पास करवाया HI से, ठीक है। तो HI क्या होता है, केवल PH3 के साथ रिएक्शन शो करता है, ठीक है, बाकी के साथ रिएक्शन शो नहीं करता है और आपका PH4I बना लेता है, ठीक है। फोस्फोनियम आयोडाइड, क्या है आपका इसका नाम, फोस्फोनियम आयोडाइड, ये फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से आपकी जो इम्प्योरिटीज होती है ये यहीं की यहीं रह जाती है
और PH3 आपका निकल जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, फोस्फोनियम आयोडाइड। ठीक है, इसकी दोबारा हम रिएक्शन करवा देते हैं बाद में KOH से। किससे? KOH से। तो आपको Ki मिल जाता है, साथ में H2O और PH3 गैस आपको मिल जाती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, PH3 को जो उसकी वेपर्स की इम्प्यूरिटीज होती है उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट होती है, इसे नोट कीजिए। फिर इसकी एक दो प्रॉपर्टीज और हैं और रिएक्शन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अब हम इसकी नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है आपकी, अगर हम प्रॉपर्टीज में देखें, कि जब ये आपकी कॉपर सल्फेट और HgCl2 के साथ रिएक्शन शो करती है तो फॉस्फाइड्स बनाती है रेस्पेक्टिव मेटल्स के। ठीक है ना। व्हेन PH3 reacts with copper sulfate and HgCl2, it forms HgCl2, it forms phosphides of respective metal। ठीक है, जैसे कॉपर सल्फेट के साथ इसने रिएक्शन की PH3 ने, तो क्या बनाएगा, एक तो फॉस्फाइड बनाएगा, कॉपर का बना लेगा Cu3P2 प्लस साथ में आपका H2SO4। ठीक है, इसके अलावा अगर HgCl2 से रिएक्शन की PH3 ने तो क्या बनाएगा आपका Hg3P2। ठीक है, और साथ में क्या बनाएगा आपका HCl। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, चीज़ ध्यान रखनी है। फोर्थ रिएक्शन हम देख सकते हैं, PH3 के पास एक लोन पेयर है और जिसके पास लोन पेयर होता है वो एक बेस की तरह वर्क कर सकता है। ठीक है ना। तो अगर ये बेस की तरह वर्क करेगा तो इसका मतलब ये एसिड से रिएक्शन कर सकता है, और यहाँ पे भी इसने एसिड से रिएक्शन की है। PH3 ने HI से रिएक्शन करके PH4I बनाया। ठीक है, इसका मतलब फोर्थ प्रॉपर्टी हम क्या लिख सकते हैं, PH3 इज ए वीक बेस एंड it can react with acids। तो ये क्या आपके एसिड्स के साथ रिएक्शन शो कर सकता है। ठीक है, जैसे PH3 ने यहाँ पे HI के साथ रिएक्शन की है, HBr के साथ भी रिएक्शन शो कर सकता है। ठीक है, आपके PH4I की जगह PH4Br बन जाएगा। ठीक है, फॉस्फोनियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन होती है इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा इसकी एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि ये आपके सिग्नल्स बनाने में काम में आता है, स्मोक सिग्नल। ठीक है ना, जिसे हम होम सिग्नल्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, होम सिग्नल, क्या बोलेंगे हम, होम सिग्नल। ठीक है, तो होम सिग्नल क्या होते हैं, जैसे आपके समुद्र में आपने देखा होगा जो आपके बड़े बड़े शिप्स रहते हैं वो सिग्नल्स देते हैं कभी कभी। ठीक है ना, तो वो एक कंटेनर रहता है, उसको कंटेनर को पानी के अंदर फेंक देते हैं। ठीक है, जिसमें से थोड़ी देर बाद क्या होता है, धुआं निकलता है। ठीक है ना, तो वो इसी वजह से निकलता है। ठीक है ना, इसी प्रॉपर्टी की वजह से। तो वो एक एज ए सिग्नल की तरह वर्क करता है। वो धुआं आपके बहुत लंबा ऊंचाई तक रहता है। ठीक है, जाता है, तो इससे आप मतलब ज़्यादा डिस्टेंस पे भी हो तो भी आपको या किसी और को वो सिग्नल पता पड़ जाता है। ठीक है ना, इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट होता है। जो आपके होम सिग्नल होते हैं वो आपके इससे फॉर्म होते हैं। ठीक है ना, PH3 से। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इसमें आपके दो कंपाउंड काम में आते हैं। एक तो आता है आपका कैल्शियम फोस्फाइड। ठीक है, और एक होता है कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, ये जो मिक्सचर होता है, ठीक है ना, एक कंटेनर में इसको फिल करते हैं। ठीक है, छोटा सा जो आपका बॉक्स होता है कंटेनर, उसमें इसको फिल अप करते हैं। ठीक है, और उसको पियर्स कर देते हैं, मतलब छेद कर देते हैं पानी में फेंकने से पहले। ठीक है, छेद करके उसको पानी में फेंकते हैं। पानी में फेंकने से क्या होती है, इन दोनों की रिएक्शन होती है वाटर के साथ। ठीक है, देखिए Ca3P2 कैल्शियम फॉस्फाइड एंड कैल्शियम कार्बाइड filled in a container and pierced
pierced and thrown to the water और सी वाटर। ठीक है, सी वाटर में हम इसे फेंक देते हैं। ठीक है, when the mixture, ये वाला मिक्सचर कैल्शियम फोस्फेट और कैल्शियम कार्बाइड का, when the mixture reacts with water it produce आपके एक से तो इससे तो आपका बनेगा एसिटिलीन। ठीक है, और इससे आपके बनती है फोस्फीन। इट प्रोड्यूस फोस्फीन PS3 एंड एसिटिलीन गैस। ठीक है, ये दो आपकी गैस बनती है और ये आपस में रिएक्शन करके आपके फ्यूम्स को जनरेट करती है, बर्न होती है। ये दोनों रिएक्शन आपकी, दोनों आपके PS3 और एसिटिलीन। इट प्रोड्यूस PS3 एंड C2H2 गैस एंड बर्न in air, and through this they produce fumes। ठीक है, आपके फ्यूम्स जनरेट करते हैं वो धुआं। ठीक है, तो होता क्या है देखिए, Ca3 कैल्शियम फोस्फाइड जब आपके वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो एक तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, साथ में PS3 गैस निकलती है। ठीक है, इसी तरह आपका कैल्शियम कार्बाइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, और साथ में क्या बनाएगा, C2H2। ये दोनों का गैस का जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर, ठीक है, ये आपका मिक्सचर, ये बर्न होता है आपका, और बर्न होने के साथ आपके फ्लेम्स निकलती है। ठीक है, फ्लेम्स मतलब आपके ये फ्यूम्स, आप बोल सकते हो धुआं निकलता है। बर्न होती है तो आपके धुआं निकलता है, फ्यूम्स, और इसी तरह से वो आपके सिग्नल्स दिए जाते हैं। एंड दे प्रोड्यूस फ्यूम्स एंड वर्क एज ए सिग्नल। ठीक है ना, तो एज ए फ्यूम सिग्नल की तरह भी वर्क करता है। ठीक है, तो ये एक इसकी खास प्रॉपर्टी होती है जो आपको ध्यान रखनी है कि होम सिग्नल में आपके फोस्फीन गैस का यूज होता है। ठीक है, और साथ में एसिटिलीन गैस C3H2 है। ठीक है ना, C2H2 है ये एसिटिलीन गैस, C2H2 गैस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है और रिएक्शन होती है आपके फोस्फीन की। ठीक है, इसे नोट कीजिए, फिर हम फास्फोरस के दूसरे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस के बारे में, कि आपके हैलाइड्स, फास्फोरस के जो हैलाइड्स हैं वो आपके कितने टाइप के होते हैं। फास्फोरस के दो टाइप के हैलाइड होते हैं आपके, एक तो होता है PCl3 और एक होता है आपका PCl5। तो दो टाइप के आपके हैलाइड्स हो गए, फास्फोरस ट्राई हैलाइड एंड फास्फोरस पेंटा हैलाइड्स। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस, हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस, हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस। ओके, देखिए फर्स्ट वन आपका आता है PCl3, जिसे हम बोलते हैं फास्फोरस ट्राई हैलाइड, फास्फोरस ट्राई हैलाइड। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, इसको कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, तो सिंपल सी रिएक्शन होती है, फास्फोरस की आप रिएक्शन करवा दीजिए ड्राई क्लोरीन के साथ। ठीक है ना, तो आपको PCl3 मिल जाएगा। ठीक है, आप रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हो 4-6। ठीक है, तो इस तरह से आप PCl3 को फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एक SO2Cl2 से भी बना सकते हैं। ठीक है ना, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें PCl3 की, तो हमें पता है PCl, Cl एंड Cl, और इसके ऊपर एक लोन पेयर रहता है। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। ठीक है, पिरामिडल शेप होता है, पिरामिडल इसकी क्या होती है, आपकी शेप होती है। ठीक है, ज्योमेट्री। इसके बाद अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करें, PCl3 का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है ना, ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ PCl3, तो हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होगा, PCl3 है H2 के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है,
आपका बनाएगा H3PO3, क्या बनाएगा H3PO3 प्लस HCl। यहाँ पे आपके फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, तो ये हाइड्रोलिसिस पे आपका सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एक ऑक्सी एसिड बनाता है। यहाँ पे आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी क्या है +3 है। तो ठीक है ना, इस तरीके से आपको याद रखना है। फास्फोरस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब हाइड्रोलिसिस होगा तो सेम ऑक्सीडेशन नंबर वाला आपका एसिड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो मेनली इसकी 2-3 ही खास प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है ना, इस एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम पढ़ते हैं PCl5 के बारे में। ठीक है ना, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अब अगर हम पढ़ें PCl5 के बारे में, तो PCl5 को कैसे बनाया जाता है। ठीक है ना, तो देखिए PCl5 को बनाने की क्या टेक्निक होती है। PCl5 फास्फोरस पेंटाहेलाइड, ठीक है, यहाँ पे होता है सेम रिएक्शन होती है फास्फोरस की। आप क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दो, ड्राई क्लोरीन के साथ, आपके PCl5 का फॉर्मेशन होता है 4PCl इन 10Cl2। ठीक है, इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होगा शायद, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। ठीक है ना, इस टाइप का रहता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें हम, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा आपका sp3d। ठीक है, शेप क्या होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ओके। अब अगर हम ये होते हैं आपके एक्सियल बॉन्ड, क्या बोलते हैं आपके एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड्स, और इन्हें हम बोलते हैं आपके इक्विटोरियल बॉन्ड्स। ये जो होते हैं आपके, इन्हें हम बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड्स। ये दोनों तो आपके एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, और ये होते हैं आपके इक्विटोरियल, जो प्लेन में होते हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड, इक्विटोरियल बॉन्ड्स। ठीक है, और हमें पता है कि एक्सियल बॉन्ड की लेंथ जो होती है इक्विटोरियल बॉन्ड से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि क्या है, क्लोरीन के पास आपके वो है लोन पेयर। ठीक है, सभी के पास है, प्लेन में जितने भी हैं, यहाँ पे भी आपके लोन पेयर हैं। तो लोन पेयर में क्या होता है, रिपल्शन होता है। ठीक है, नीचे आपके इस क्लोरीन से इस क्लोरीन से इस क्लोरीन से, तीनों क्लोरीन से आपके इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। इस रिपल्शन को कम करने के लिए क्या होता है, ये जो क्लोरीन आयन आपका एटम है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इसीलिए आपकी जो बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ PCl एक्सियल इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ PCl इक्वेटोरियल। ठीक है, क्लियर। इसका मतलब अगर आप इसको हीट करोगे तो सबसे पहले कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला, ऊपर वाला। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसका मतलब थोड़ी सी हीट देने पर ये तुरंत पहले ये वाला ब्रेक होगा। इसकी स्ट्रेंथ क्या है, कम है, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी क्योंकि इसकी लेंथ कम है। ठीक है, तो जब आप PCl5 को हीट करते हो तो हम कह सकते हैं ऑन हीटिंग PCl5 decomposes to PCl3 एंड Cl2। क्या होता है, ये डिकम्पोज हो जाता है। PCl5 को जब आप हीट करते हो तो आपका PCl3 प्लस Cl2 फॉर्म होता है। और ये जो Cl है ये कौन से वाले हैं, ये एक्सियल बॉन्ड वाले Cl रहते हैं। ठीक है ना, इक्विटोरियल वाले नहीं रहते। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपको ध्यान रखनी है। ये इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, ये जो कंपाउंड है आपका PCl5, ठीक है, इन गैसियस फॉर्म में ऐसा रहता है या फिर वेपर फेज में, इन वेपर फेज में। ठीक है, अगर हम आयोनिक स्टेट में देखें, इन आयोनिक फेज, तो आयोनिक फेज में क्या होगा, इन आयोनिक फेज में ये आयोनिक बॉन्ड के फॉर्म में रहता है। ठीक है ना, PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस, इस टाइप की आपकी फॉर्म में रहेगा, आयोनिक फॉर्म में रहेगा ये।
कौन सी? इन सॉलिड फेज में, सॉलिड फेज में, सॉलिड फेज में आपके ये आयनिक की फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर हम देखें इसके हाइड्रोलिसिस पे, ऑन हाइड्रोलिसिस, ऑन हाइड्रोलिसिस पे क्या होगा, जब आप PCl5 का हाइड्रोलिसिस करते हो तो इसमें दो टाइप से आपका हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है। अगर आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको POCl3 मिलती है और साथ में HCl मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक तो POCl3 रहेगा और एक आपका क्या रहेगा, HCl रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका कंप्लीट, या तो क्या है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ठीक है, अगर हम इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जो PCl5 है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे आपका H3PO4 प्लस HCl फॉर्म करता है। मैंने क्या कहा था, सेम ऑक्सीडेशन नंबर का, ठीक है ना। यहाँ पे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +5, यहाँ पे भी कितनी होगी, +5, ठीक है। वहाँ पे +3 तो +3 का ऑक्सी एसिड आपका एसिड बना रहा था, यहाँ पे +5 है तो आपका +5 का एसिड बनाएगा, ठीक है ना। तो कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि PCl3 में क्या बनेगा, PCl5 में क्या बनेगा, ठीक है। जो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है वही आपका प्रोडक्ट में बनेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है आपकी किसकी, PCl5 की, ठीक है ना। इन्हें नोट कीजिए आप। फिर हम पढ़ते हैं कुछ और जो आपके एसिड्स हैं फॉस्फोरस के, उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना, कि फास्फोरस के कौन कौन से एसिड्स होते हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसमें एक चीज़ और नोट कर लीजिए आप, ये जो है PCl4+ है, ठीक है ना, ये होता है आपका टेट्राहेड्रल कैटायन, टेट्राहेड्रल कैटायन, ठीक है। इसका अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो वो आता है आपका sp3, क्या आता है, sp3, ठीक है। यहाँ क्या था, sp3d था, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बोले ये होता है आपका ऑक्टाहेड्रल एनायन, ऑक्टाहेड्रल एनायन, ठीक है। यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या होता है आपका sp3d2, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है, वो भी मैं आपको यही बता देता हूँ, PCl3 और PCl5 की। उसके बाद हम एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। दोनों के लिए PCl3 और PCl5 दोनों के लिए प्रॉपर्टी है कि इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, जैसे RCOOH, ठीक है ना, एसिड्स और आपके एल्कोहल जो होते हैं, उनके जो OH ग्रुप होता है लास्ट में, ठीक है ना, उसको रिप्लेस कर देते हैं Cl ग्रुप से, ठीक है ना। तो ये इनकी खास प्रॉपर्टी होती है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं बोथ PCl3 and PCl5 can replace OH group with Cl group in compounds like RCOOH and ROH। दोनों OH को क्या कर सकता है, ये रिप्लेस कर देगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें RC⋅OH, ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं आपके PCl3 से, तो क्या होगा, R⋅OCl प्लस H3PO3, ठीक है। वहीं अगर हम ROH की रिएक्शन करवाएं PCl5 से तो क्या होगा, आपके पास RCl बन जाएगा, साथ में POCl3, ठीक है, और साथ में आपके बन जाएगा HCl, ठीक है ना। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है जो आपको ध्यान रखनी, ठीक है। इसे नोट कीजिए। फिर हम एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं फास्फोरस के, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो देखिए अब हम पढ़ते हैं आपके ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है, कि फास्फोरस के कौन कौन से एसिड्स अवेलेबल होते हैं ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। ओके, देखिए अब अगर हम बात करें तो 3 ऑक्सो एसिड्स तो मेन होते ही हैं, वो आई थिंक आप सभी को पता होंगे, दैट इज
H3PO2, एक होता है आपका H3PO3, एक होता है आपका H3PO4, ठीक है ना। ये तीन तो आपको सबको याद रहती है, ठीक है ना, आई थिंक, ठीक है। नहीं याद हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसे हम बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। या फिर इसे हम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है ना। ऑर्थो वर्ड क्यों लगता है, जब इसमें से एक H2O निकल सकता है तो जिस एसिड का आपका मेटा बन सकता है, जब एक H2O निकलता है इसमें से तो उसे हम मेटा फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। तो जिस एसिड का मेटा फॉर्म हो सकता है उसे हम ऑर्थो भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो या तो इसे आप फॉस्फोरिक एसिड बोलोगे या फिर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये होता है आपका, ये आपका देखिए आप +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पे रहता है, ठीक है ना। तो बहुत से बच्चों को नाम में भी कन्फ्यूजन होता है, तो मैं बता देता हूँ आपको कि अगर आपका एसिड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे, कहाँ पे, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे, तो उसके नाम के पीछे इक लगता है, क्या लगता है, इक, ठीक है। और अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पे तो उसके पीछे नाम के क्या लगता है, एस, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लगेगा, इक, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लगेगा, एस, ठीक है ना। ये चीज याद रखना है, ठीक है। तो फॉस्फोरिक एसिड, ये फॉस्फोरस एसिड, क्या होगा ये, फॉस्फोरस एसिड, ठीक है, एसिड, ठीक है। ये हो जाएगा आपका हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है ना। इसमें हमने एक ऑक्सीजन यहाँ ऐड किया, ठीक है ना, तो ये बन गया, यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड किया तो ये बन गया, ठीक है। इसे हम बोलते हैं हाइपो, क्या बोलते हैं हम इसको, हाइपो बोलते हैं। ये होगा आपका हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये आपका फास्फोरस है, सभी में आप सबसे पहले क्या करो, फास्फोरस के ऊपर एक डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन को ऐड कर दो सभी के ऊपर, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद देख लो आपके पास कितने OH ग्रुप बन सकते हैं, कितने OH ग्रुप बन सकते हैं उतने बना लो। यहाँ पर कितने OH ग्रुप बन सकते हैं आप, एक ही बन सकता है, क्यों, क्योंकि उसके बाद ऑक्सीजन खत्म है, ठीक है। अब कितनी हाइड्रोजन बची है आपके पास, 2, तो वो डायरेक्ट आपके फॉस्फोरस से जुड़ेगी। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया H3PO2, क्लियर है। यहाँ चलिए, यहाँ कितने OH बन सकते हैं, 2, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है अपने पास, तो P, ठीक है, AOH। अब एक हाइड्रोजन बचा है, वो डायरेक्ट आपका फॉस्फोरस से ऐड हो जाएगा। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितने OH बन सकते हैं, 3, बिल्कुल सही, ये 1, ये 2 एंड ये 3, क्लियर है। इस तरह से आप इनका स्ट्रक्चर भी नोट कर सकते हो। एक और चीज़, इनकी बेसिसिटी, इसकी बेसिसिटी क्या होती है, वो कितने H+ डोनेट कर सकता है। तो आपका H+ कितने डोनेट कर सकता है ये वाला आपका एसिड, आई थिंक आप लोगों को पता होगा, केवल और केवल 1, ठीक है ना। ये दोनों जो हाइड्रोजन होते हैं ये आपके रिलीज नहीं होते, ठीक है। हमेशा आपका हाइड्रोजन वही रिलीज होता है जो ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है, ठीक है ना। अगर आपका नॉन मेटल के साथ डायरेक्ट फास्फोरस के साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, तो वो आपका वाटर में रिलीज नहीं होता है, ठीक है, H+ में काउंट नहीं होता है। इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी होती है, अगर हम देखें तो बेसिसिटी कितनी होती है आपकी, 1। यहाँ पे कितने OH ग्रुप है, 2, तो ये इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 2, ठीक है। यहाँ पे H3PO4 है, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी आपकी, 3, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ इधर, कितनी होगी आपकी, 3 होगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चंस बेसिसिटी पे भी पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि लगता है ना कि बच्चे को कि H3PO3 है तो ये 3 H+ दे सकता होगा, तो इसकी बेसिसिटी 3 होनी चाहिए, बट होती कितनी है, 2।
जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 की जगह बेसिसिटी 1 ही रहेगी, ठीक है ना, तो गलती नहीं करनी है, ठीक है। ये तो हो गए तीनों आपके मेन, ठीक है। एक और आता है, एक ऑक्सीजन अगर हम और ऐड करते हैं तो आपके पास बनता है H3PO5, ठीक है ना। इसमें आपका पेरोक्सी बॉन्ड आ जाता है, ठीक है, और इसे हम बोलते हैं पर मोनोफॉस्फोरिक एसिड, पर मोनोफॉस्फोरिक एसिड, पर मोनोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक ऑक्सीजन और जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ तो जुड़ेगा नहीं, यहाँ पे कहीं पे भी एक OH के बीच में आपको ऑक्सीजन जोड़ना है, ठीक है ना। ये P डबल बॉन्ड O, ये आपका OH, ये आपका OH, ये आपका OH, ये आपका पेरोक्सी लिंकेज आ जाता है इसमें, ठीक है ना। क्लियर है। देखिए अब अगर इसका हम 2 टाइम्स कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इंटू 2, इसकी 2 यूनिट्स हम ले लेते हैं और उसमें से एक H2O माइनस कर देते हैं, ठीक है ना, तो आपके पास बनता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इसकी 2 यूनिट लेते हैं हम और उसमें से एक H2O माइनस करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, H3 का डबल होगा 6, 6 में से 2 गए तो 4, ठीक है। P2 का डबल हो जाएगा 2, ऑक्सीजन 4 का डबल 8, 8 में से एक ऑक्सीजन गया, कितने बचे 7, ये होता है आपका H4P2O7। इसे हम क्या बोलते हैं, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, क्या बोलते हैं, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर बनानी हो तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसी 2 यूनिट बना लो और उसमें से बीच में से एक H2O को माइनस कर लो तो आपके ऑक्सीजन का बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे P डबल बॉन्ड O, ये आपका OH, ये आपका OH, ये आपका OH, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे P डबल बॉन्ड O, ये आपका OH, ये आपका OH और ये आपका OH, 2 यूनिट हो गई। दोनों में से H2O को माइनस करना है, यहाँ से आप H2O को माइनस कर लो, इसको माइनस कर लो, ठीक है। क्या बचेगा आपके पास, केवल और केवल ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका पायरोफॉस्फोरिक एसिड का, ठीक है। इसके बाद अगर इसमें से आप एक H2O माइनस करते हो, ठीक है ना, कितना, एक, तो उससे हम बोलते हैं मेटा फास्फोरिक एसिड, क्या बोलते हैं, मेटा। मल्टीप्लाई 2 करके एक H2O माइनस करते हैं तो पायरो, केवल सिंगल H2O माइनस करते हैं तो मेटा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम H2O माइनस करते हैं, H2O माइनस करने पे क्या बनेगा आपके पास यूनिट, HPO3, इसे हम बोलते हैं मेटा फास्फोरिक एसिड, क्या बोलते हैं, मेटा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। ये होता है आपके ट्राइमर की फॉर्म में रहता है, किस फॉर्म में रहता है, ट्राइमर की फॉर्म में। जैसे डाइमर में 2 कंपाउंड मिक्स रहते हैं, ठीक है, ट्राइमर में कितने रहेंगे, 3, ठीक है ना। तो ये आपका HPO3 होल थ्राइस की फॉर्म में रहता है, ठीक है ना। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए P, ये आपका डबल बॉन्ड O, ठीक है, एक पे आप जोड़ लो OH, ठीक है, P डबल बॉन्ड O OH, आपके पास एक ऑक्सीजन बचा है, ठीक है। P डबल बॉन्ड O OH, P डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। और सबको अब क्या करो, आप एक एक ऑक्सीजन से ऐड कर दो। तो इस टाइप का जो ये एक ट्राइमर की फॉर्म होती है, क्या होती है, ट्राइमर, ये ट्राइमर की फॉर्म में रहता है, HPO3 होल थ्राइस की फॉर्म में, और ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो मेन आपके ऑक्सो एसिड फास्फोरस के यही है, ठीक है ना। फॉस्फोरिक एसिड +5, जो कम वाला होगा फॉस्फोरस एसिड होगा, एक और कम हो गया तो हाइपो लग जाएगा आगे, ठीक है, हाइपो फास्फोरस एसिड, बेसिसिटी 1, 2, 3। स्ट्रक्चर कैसे बनानी है मैंने बता दिया, P डबल बॉन्ड O पहले जोड़ लो, उसके बाद जितने OH लग सकते हो उतने OH लगा दो, बाकी के H जोड़ दो, ठीक है, और जितने OH हो सकते हैं उतनी आपकी बेसिसिटी रहेगी, ठीक है। ये हो गया, ये परमोनोफॉस्फोरिक एसिड हो गया, एक पेरोक्सी लिंकेज आ गया, ठीक है। दो को, इसकी 2 यूनिट को मल्टीप्लाई करो, उसमें से एक H2O निकालो तो पायरो, ठीक है, सिंगल में से H2O निकालो तो
मेटा, और मेटा आपके किस फॉर्म में रहेगा, ट्राइमर की फॉर्म में, और इस प्रकार का आपका ट्राइमर फॉर्म करेगा। क्लियर, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो देखिए आज हमने आपके फास्फोरस स्टार्ट किया था, ठीक है ना। एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस पढ़े हमने सबसे पहले आपके वाइट, रेड और ब्लैक के बारे में, ठीक है। ब्लैक आपका हाईली स्टेबल होता है, देन रेड एंड देन वाइट, ठीक है। और उसके बाद मेनली हमने ऑक्सो एसिड्स ही पढ़े हैं वैसे तो, ठीक है। और बीच में आपका एक PH3 हमने देखा था, ठीक है, जो आपका कंपाउंड था फॉस्फोरस का, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। ये हमारी फैमिली भी यहीं कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपकी ऑक्सीजन फैमिली को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।